नमस्कार। गुरुकुल व्याख्यान माला, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, विशेष रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस श्रृंखला के आज के व्याख्यान में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हिंदी नाटक, यानी द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा वस्तुतः भारतेंदु युग से प्रारंभ हो गई थी, और यूं अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो संस्कृत साहित्य में जिस नाट्य लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी, उसका कुछ कुछ अनूदित नाटकों के रूप में विकास हमें मध्यकालीन हिंदी साहित्य में भी दिखाई देता है। बहुत से मध्यकाल के ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि में लेखन करने वाले जो कवि थे, उन्होंने अनेक संस्कृत नाटकों का हिंदी में, ब्रजभाषा में भी अनुवाद किया। मालती माधव इसका एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से नाटक हैं, किंतु खड़ी बोली में हिंदी नाटक लेखन की परंपरा, इसका शुभारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जिस तरह से हुआ, उसकी आधारशिला भारतेंदु युग में डाल दी गई थी। और हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता, प्रवर्तक, कवि, नाटककार, अनुवादक, संपादक अनेक भूमिकाओं में उपस्थित होते हैं। उन्होंने भारत दुर्दशा जैसा नाटक लिखकर, नीलदेवी जैसा नाटक लिखकर ऐतिहासिक नाटक भी लिखे, सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करने वाले नाटकों का सृजन भी किया, और मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे नाटकों का हिंदी में अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से भी किया। तो नाट्य लेखन की और नाट्य लेखन की प्रेरणा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, और हिंदी नाटक की एक सशक्त आधारशिला भी वो तैयार करते हैं। उसी सशक्त आधारशिला पर अगले युग में, यानी द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो खड़ी बोली हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लेखन को गद्य और पद्य दोनों में, कविता में और गद्य की अनेक विधाओं में लेखन को प्रोत्साहित किया, उसकी प्रेरणा दी, रचनाकारों का आत्मबल बढ़ाया, उनकी रचनाओं का संपादन करके और सरस्वती पत्रिका में समय समय पर उनका प्रकाशन किया। उन्हें पारंपरिक विषयों को छोड़कर जो रीतिकाल में, जो मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, भक्ति, प्रशस्ति और इसी तरह शास्त्र निरूपण या चारण काव्य लिखने की, या प्रेम और श्रृंगार आदि की कविता करने की, उनसे मुक्त होकर और समकालीन, समसामयिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेखन का विषय बनाने की प्रेरणा दी। इस प्रेरणा का प्रतिबिंबन हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन नाट्य लेखन में भी देख सकते हैं। इस युग के नाटककारों को न केवल द्विवेदी जी ने प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, अपितु उन्हें कथावस्तु के लिए भी कुछ नए बिंदु प्रदान किए, और हिंदी नाटक को जो भारतेंदु युग में अभी जिसका शुभारंभ हुआ था, द्विवेदी युग में उन्होंने उसे मजबूत बनाया, उसे आंतरिक चेतना का संचार करते हुए एक दिशा दी। उसी का प्रतिफल आगे चलकर हम
छायावादी युगीन या प्रसाद युगीन नाटकों के रूप में देख पाते हैं। तो हिंदी नाटक को जब हम विभक्त करते हैं सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, उसके उद्भव विकास को, तो हम केंद्र में महाकवि और विश्व प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद को रखकर चलते हैं और विभाजन को बड़ी सुविधा से हम प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक जब कहते हैं तो प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक में भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन नाटकों का उल्लेख किया जाता है। प्रसाद युग अपने आप में एक बड़ा लेखन का, कविता की दृष्टि से, गद्य की दृष्टि से एक बड़ा युग है। छायावाद के रूप में हम उसे जानते हैं और राष्ट्रीय चेतना की कविता के रूप में भी उसको जानते हैं। प्रसाद जी नाटककार थे, प्रसिद्ध नाटककार थे और उन्होंने जिस आधारशिला का निर्माण भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं उस पर एक विराट भवन नाटक का वो प्रसाद खड़ा करते हैं। उन्होंने भारतीय अतीत के गौरव का गायन किया, युग पुरुषों का, राष्ट्र पुरुषों का कथावस्तु के साथ जोड़कर प्रशस्तीकरण किया और एक नैतिक बल बढ़ाने का, एक सांस्कृतिक बल बढ़ाने का काम प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से किया, जिन्हें हम चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या राज्यश्री आदि अनेक नाटकों के रूप में, अजात शत्रु, उनमें देखते हैं। और फिर प्रसादोत्तर युग की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाटककार जो उल्लेखनीय प्रदेय के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं वो आते हैं। उनकी चर्चा भी आगे के व्याख्यान में हम करेंगे। तो आज हमारा जो व्याख्यान है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाटक और नाटककार, यह क्या थे, इनकी कथावस्तु क्या थी, इनकी भाषा शैली क्या थी और इनके नाटकों के माध्यम से, इस युग के नाटकों के माध्यम से नाटककार समाज के सामने क्या, किन मुद्दों को, किन विषयों को, किन संदेशों को लाना चाहता था, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो द्विवेदी युग को जैसा कि हम जानते हैं जागरण काल भी कहा जाता है। जिस नवजागरण की बात हम भारतेंदु युग में प्रारंभ होते हुए देखते हैं उसका मुखर रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में दिखाई देता है। तो इसे जागरण काल, सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तमाम तरह के सुझावों के माध्यम से, विद्रूपताओं को दूर करने की दृष्टि से निर्धारित किए गए मानकों के माध्यम से इस युग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गद्य युग की गद्य काल की दृष्टि से, गद्य साहित्य की दृष्टि से और पद्य साहित्य यानी कविता की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से द्विवेदी युग ने सांस्कृतिक चेतना का संचार किया है और राष्ट्रवादियों को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए उनको जागृत करने का, उनको उद्बोधन के साथ राष्ट्र के लिए प्रस्तुत होने का संदेश भी दिया है। नाट्य विधा की जहाँ तक बात है तो यह काल हालांकि प्रसाद युग की तरह और भारतेंदु युग की तरह उतना समृद्ध काल नहीं रहा, इसीलिए लेकिन उसके प्रदेय को हम रेखांकित करते हैं तो निश्चित रूप से भारतेंदु युग और प्रसाद युग के बीच की एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में द्विवेदी युगीन नाटकों को और नाटककारों को हम देखते हैं। भारतेंदु युग के लगभग 25 वर्ष बाद तक हिंदी नाट्य साहित्य का सृजन कुछ थम सा गया था, रुक सा गया था। द्विवेदी युग में लिखे गए नाटकों की संख्या अगर समग्र रूप से देखें तो संख्या की दृष्टि से कम नहीं है, किंतु प्रसिद्धि की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से इस युग के नाटकों की चर्चा, इस युग के नाटककारों की चर्चा उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से भारतेंदु युग में हुई थी या आगे चलकर प्रसाद युग में दिखाई देती है। द्विवेदी युग में लिखे गए नाटकों की संख्या बेशक कम नहीं है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन महत्व उनका अत्यधिक है। उसी को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इन नाटकों को हम
समग्रता की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से अगर वर्गीकृत करें तो 6 वर्गों में बांट सकते हैं, क्योंकि इन नाटककारों ने जहाँ से स्रोत ग्रहण किए, जहाँ से प्रेरणा ग्रहण की और जिन मुद्दों को, जिन समकालीन चिंताओं को उद्घाटित किया, उन सबको ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो पौराणिक नाटक इस युग में प्रचुर मात्रा में लिखे गए। वैदिक, औपनिषदिक, पुराणों से ली हुई कथाएं, जो पुरा कथाएं, पुरा आख्यान हैं, जो पुरा चरित्र हैं हमारे, उन सब को लेकर जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाई है, ऐसे कथा वस्तु को लेकर, कथा के सशक्त नेतृत्व और प्रतीक पात्रों को लेकर ये नाटक लिखे जाते रहे। ऐतिहासिक नाटक लेखन की परंपरा भी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में हमें बहुत मजबूती के साथ दिखाई देती है। इतिहास की घटनाएं, इतिहास के पात्र, इतिहास के कथानक, कथावस्तु और इतिहास के उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण स्तुत्य और नमन योग्य चरित्रों को लेकर भी नाटक लिखने की एक सशक्त परंपरा हमें द्विवेदी युग में दिखाई देती है। इन सब के साथ साथ जो उस समय के मूलभूत विद्रूपताएं थीं, समस्याएं थीं, चुनौतियां थीं, उन सबको केंद्र में रखकर भी नाटक प्रचुर मात्रा में लिखे गए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जो है वो कुछ कुछ पारसी थिएटर को प्रोत्साहित करने वाला युग भी नाटक की दृष्टि से रहा है। प्रसाद युग में जो मुख्य रूप से नाटक की धारा का, उसके दर्शन और दृष्टि का परिवर्तन हुआ, उसमें सबसे अधिक आपत्ति और समस्या वो पारसी थिएटर से जुड़े हुए कलाकारों को दिखाई दी। और उनका उत्तर प्रसाद जी ने अपनी काव्य कला और अन्य निबंध नामक पुस्तक में दिया भी और लिखा भी उन्होंने कि मेरे नाटक इक्के तांगे वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो आरोप और आक्षेप पारसी थिएटर से जुड़े हुए लोग, जो रंगमंडलियां थीं, वो लगा रही थीं, वो सब वस्तुतः एक प्रकार की उनकी हीन भावना थी, क्योंकि प्रसाद जी के नाटकों के समक्ष उनकी जो लोक स्वीकृति थी और पठनीयता थी और दर्शक जो थे वो विलुप्त होते जा रहे थे। तो उस युग में रोमांचक या रोमांचकारी नाटकों की ऐसी एक परंपरा भी हमें मिलती है। बहुत से प्रहसन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाटकों में लिखे जाते रहे और अनूदित नाटकों की एक सशक्त परंपरा भी इस युग में हमें दिखाई देती है, जिसका शुभारंभ भारतेंदु ने अपने अनूदित नाटकों यानी अपने आप जो नाटक अनुवाद किए उनके और उनके मंडल के जो रचनाकार थे उनसे भी बहुत से नाटकों के अनुवाद कराए। तो अनूदित नाटक की परंपरा भी इस युग में हमें मिलती है। जो पौराणिक नाटक हैं द्विवेदी युग के, जब हम उन पर दृष्टि डालते हैं तो उनमें भी 3 प्रकार के पौराणिक नाटक हमें मिलते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय चरित्र हैं, जिनको आज भी पूरी दुनिया, पूरा विश्व नमन करता है, वह योगी राज कृष्ण हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। ये 2 चरित्र तो ऐसे हैं जिनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को, जीवनचर्या को, उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनकी मान्यताएं, उनके द्वारा स्थापित परंपराएं, इन सब का अनुसरण आज भी विश्व करता हुआ दिखाई देता है। तो कृष्ण को केंद्र में रखकर, कृष्ण चरित्र को केंद्र में रखकर पौराणिक नाटक लिखने की एक परंपरा हमें इस युग में मिलती है। दूसरी, रामचरित, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनको केंद्र में रखकर तुलसी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखा, जो विश्व के साहित्य में जिसका समादृत भाव से अभिनंदन स्वागत आज भी होता है। ऐसे ही सूरदास ने कृष्ण को लेकर सूरसागर और अष्टछाप के अनेक मध्यकालीन कवियों ने, और इन संप्रदायों से, इन परंपराओं से विलग रहकर, मीरा जैसी कवित्री को हम देख सकते हैं, रहीम जैसे कवि को हम देख सकते हैं, या रसखान जैसे कवि को हम देख सकते हैं। तो कृष्ण काव्य को लेकर और राम काव्य को लेकर जो एक आधारशिला मध्यकाल के कवियों ने खड़ी की थी, उनको मुख्य रूप से
नाटक में एक प्रेरक चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की परंपरा इस पौराणिक नाट्य परंपरा में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। और अन्य पौराणिक पात्र, कहीं महाभारत से, कहीं तमाम तरह की जो पुरा कथाएं हैं, घटनाएं हैं, जो पुरा संस्कृत के नाटक हैं, उनको लेकर, उनके पात्रों को लेकर, उनकी घटनाओं को लेकर भी बहुत से पौराणिक नाटक लिखे गए। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में अगर हम उल्लेख करें तो श्री दामा 1904 में राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। हम जानते हैं कि कृष्ण कथा में सुदामा का जो स्थान है, जो भूमिका है, और कृष्ण के अभिन्न मित्र के रूप में उनको अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग संदर्भों में कविता और गद्य आदि में चित्रित किया भी गया है। तो श्री दामा 1904 में और 1907 में सुदामा नाम से शिवनंदन सहाय ने एक नाटक लिखा था। इसी तरह बनवारी लाल कृत कृष्ण कथा और कंस वध, ये दोनों नाटक 1909 में लिखे गए और इनकी लोकप्रियता भी बहुत हमें दिखाई दी। ब्रजनंदन सहाय ने उद्धव नाम से 1909 में एक नाटक लिखा। हम जानते हैं कि उद्धव भी कृष्ण कथा के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनको कृष्ण गोपियों के पास संदेश देने के लिए भेजते हैं और उनके ज्ञान का जो गुरूर था, जो गुमान था, उसे तोड़ने के लिए वो गोपियों के पास यह समझाने भेजते हैं कि यह जो लौकिक प्रेम है यह कुछ नहीं है, वह जो कृष्ण है वो अलौकिक ब्रह्म है, और अलौकिक ब्रह्म जो है वो सबके लिए उपलब्ध होता है, आदि आदि। तो कृष्ण ने जानबूझकर उद्धव को गोपियों के पास भेजा। इस आधार पर भ्रमर गीत लेखन की एक लंबी परंपरा आधुनिक काल में भी और मध्यकाल में भी हमें दिखाई दी। तो उद्धव बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं कृष्ण कथा के, जिनको अपने ज्ञान का बड़ा भारी गुमान था, और उस गुमान को चूर करने के लिए कृष्ण उन्हें गोपियों के पास यह निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, जबकि गोपियां उनका गुमान सगुण भक्ति, सगुण प्रेम, इसके माध्यम से करते हुए दूर करने का प्रयत्न करती हैं। इसी तरह नारायण मिश्र ने कंस वध नामक एक नाटक 1909 में लिखा। रामचरित संबंधी नाटकों में यदि हम स्मरण करें तो राम नारायण मिश्र का जनक बाड़ा 1906 में लिखा गया नाटक है। गंगा प्रसाद कृत रामाभिषेक 1910 में लिखा गया नाटक है, जिसमें राम का राज्याभिषेक होता है। उस कथा को उन्होंने बहुत सुंदर और बड़े मोहक रूप में नाट्य शैली में प्रस्तुत किया है। गिरधर लाल का राम वन यात्रा, ये जो वनवास गमन है, उसको केंद्र में रखकर उन्होंने राम के चरित्र को बहुत ही विलक्षण रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ। नारायण सहाय कृत रामलीला 1911 में लिखा गया नाटक है, और इसी तरह राम गुलाम लाल कृत धनुष यज्ञ लीला, यह भी हम जानते हैं कि राम और सीता के विवाह की जो कथा है, जो प्रसंग है, वह धनुर्भंग से जुड़ी हुई कथा है। और राम के चरित्र को लेकर जिस प्रकार से विभिन्न लीलाओं का आयोजन, उसका एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाई देता है, वो उस पर भी उन्होंने नाटक लिखा था। और अन्य पौराणिक पात्र और घटनाएं या चरित्र आदि जिनको केंद्र में रखकर नाटक लिखे गए, उनमें महावीर सिंह कृत नल दमयंती, हम जानते हैं कि नल और दमयंती की कथा भारतीय कथा में, भारतीय पुरा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रही है। 1905 में उनको केंद्र में रखकर नाटक लिखा गया। और गौर चरण गोस्वामी ने अभिमन्यु वध को लेकर, जो महाभारत की कथा है, अभिमन्यु का वध किस तरह से कौरवों ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर किया था, उस कथा को उन्होंने 1906 में नाट्य अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया। सुदर्शनाचार्य ने अनर्घ नल चरित्र, नल और नील दो महत्वपूर्ण चरित्र राम कथा में आते हैं, उनको लेकर भी। बालकृष्ण भट्ट ने वेणु संहार, इसको भी संस्कृत से कथा को लिया, कथानक को लिया। इसी तरह उर्वशी को लेकर 1910 में लक्ष्मी प्रसाद
ने एक नाटक लिखा, हनुमंत सिंह ने सती चरित्र 1910 में लिखा और शिवनंदन मिश्र ने शकुंतला 1911 में लिखा। शकुंतला हम जानते हैं कि कालिदास ने जिसको अमर कर दिया अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में, और उन पर भी उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को लेकर बहुत से नाटक लिखे गए। जयशंकर प्रसाद ने करुणालय नाम का नाटक 1912 में लिखा था। बद्रीनाथ भट्ट ने कुरुवन दहन नाम का और माधव शुक्ल ने महाभारत पूर्वार्ध नाम का 1916 में नाटक लिखा था। इसी तरह हरिदास माणिक ने पांडव प्रताप 1917 में एक नाटक लिखा, जहां महाभारत की कथा को लेकर पांडवों की शक्ति को, उनकी नीति को, उनके त्याग को, उनके दर्शन को, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने इस नाटक को लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, उन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध नाम से एक बहुत ही सुंदर नाटक 1918 में लिखा था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों तरह के पौराणिक नाटक हैं, राम कथा, कृष्ण कथा और अन्य चरित्रों पर आधारित, इन पौराणिक नाटकों में कथा वस्तु को देखें, आख्यानों घटनाओं को देखें, पात्रों और उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को देखें, इन सब के माध्यम से पाठक जगत को उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उनके जीवन, उनके आचरण, उनके नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, उसकी पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया गया। नए नए तत्व इनमें गौण रहे और नाट्य कला का जो पर्याप्त विकास है वह भी उस तरह दिखाई भले ही ना दिया हो, किंतु उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य रही है। बालकृष्ण भट्ट जैसे रचनाकार ने भी नाट्य कला संबंधी कुछ गलतियां, कुछ भूलें की, कुछ त्रुटियां रह गईं, किंतु इस सब के बावजूद अगर हम देखें, कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग, उसके बाहुल्य को भी हम देख सकते हैं। वेणुसंहार नाटक में भी इस तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं। कहीं कहीं उर्दू की गज़लों का प्रयोग नाटकों के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक विकृतियों को उद्घाटित करने के लिए किया गया और कहीं कहीं ऐसे प्रयोगों से स्थिति हास्यास्पद भी बन गई। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का एक ऐसा विलक्षण और अपवाद नाटक है जो समस्त साहित्यिक गुणों से युक्त होकर, राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत होकर और बहुत लोकप्रियता के साथ नाट्य जगत में उसका अभिनंदन हुआ, उसकी स्वीकृति हुई। द्विवेदी युग के ऐतिहासिक नाटककारों में भी बहुत से प्रसिद्ध और उल्लेखनीय नाटक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल 1903 में लिखा गया। वृंदावन लाल वर्मा जो ऐतिहासिक, औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं के एक तरह से प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने सेनापति ऊदल को केंद्र में रखकर 1909 में एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक लिखा। बद्रीनाथ भट्ट ने चंद्रगुप्त शीर्षक से 1915 में एक महत्वपूर्ण नाटक प्रस्तुत किया और यही चंद्रगुप्त आगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का नायक बनकर भी हमारे सामने आता है। कृष्ण प्रकाश सिंह ने पन्ना 1915 में लिखा, हरिदास माणिक ने संयोगिता हरण 1915 में लिखा, जयशंकर प्रसाद ने राज्यश्री 1915 में लिखा और इसी तरह से परमेशी दास जैन ने वीर चूड़ावत, सरदार आदि नाटक 1918 में लिखे थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटकों में भी ऐतिहासिकता का, इतिहास तत्व का उस तरह से निर्वाह नहीं हो पाया जैसी अपेक्षा होती है। कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां उसमें रह गईं, लेकिन उनकी अपनी भूमिका तो निश्चित रूप से रही ही है। मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाटक और नाटककारों का प्रदेय वस्तुतः स्तुत्य और प्रशंसनीय रहा है और ये एक सुदीर्घ परंपरा के साथ हमारे सामने आता है। हम विचार कर सकते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक नाटकों का विधिवत प्रारंभ अगर सही अर्थों में देखें तो वो जयशंकर प्रसाद के युग में ही हो पाया। उसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अभी हम इस विषय पर विराम लेते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः इसको जारी रखते हुए उपस्थित होंगे।
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।